मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये क्या है? ये है अपना डंपिंग ग्राउंड, यानी कि कूड़ा मैदान। क्या इतना बड़ा कूड़ा मैदान? हाँ, फिर अपना शहर भी तो बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, शहर में पैसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कूड़े के पहाड़ भी बढ़ रहे हैं। और इस कूड़े से बदबू भी आएगी? जरूर आएगी। इतना ही नहीं, बल्कि इस कूड़े के सड़ने से विभिन्न प्रकार के हरित गृह वायु भी तैयार होंगे, जिससे बीमारी बढ़ेगी। जहरीला पानी जमीन में मिलने से जमीन भी बिगड़ती जाएगी। ये हरित गृह वायु क्या होता है? मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि। वैसे तो आमतौर पर यह वायु पृथ्वी के तापमान को संभालते हैं और उसे प्रमाणित रखते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इससे हवामान में बदलाव आता है। बेमौसम बारिश, ओलों की बौछार, अकाल, बाढ़। मतलब प्रकृति का क्रोध। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो सुना है, लेकिन यह मीथेन वायु क्या है? किसी भी चीज के सड़ने से मीथेन वायु तैयार होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा जहरीला होता है। तो वो जो बदबू होती है वो मीथेन की है क्या? और मीथेन जहरीला वायु है? पर मैं अकेला बहुत ही थोड़ा कूड़ा करता हूँ। हाँ, सही कहा आपने। हर परिवार एक दिन में औसतन आधा किलो गीला कूड़ा और 100 से 300 ग्राम सूखा कूड़ा तैयार करता है। पर शहर में घर कितने हैं, ये भी तो सोचिए। और कूड़ा क्या सिर्फ घरों में तैयार होता है? मतलब? रास्ते, छोटी बड़ी बस्तियां, स्कूल कॉलेज जैसी पढ़ाई की संस्थाएं, शादी के मंडप, व्यापारी संस्थाएं, दवाखाना, छोटे बड़े अस्पताल, शाकाहारी तथा मांसाहारी होटल, दुकान, गैरेजेस, चाय के खाने के ठेले, सब्जी मंडी, मछली मंडी, फूलों के बाजार, छोटे बड़े मॉल्स, बाल काटने के सैलून, धार्मिक जगह जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सिनेमा हॉल, नाटक घर, दर्जी की दुकानें, छोटी बड़ी कचहरियां, प्रयोगशालाएं और अन्य खाली जगह है। अरे, ये तो सोचा ही नहीं था। आमतौर पर 1 लाख लोग प्रतिदिन 25 से 30 टन कूड़ा तैयार करते हैं। जितनी आमदनी ज्यादा, उतना कूड़ा ज्यादा। वो कैसे? अमीरों के मोहल्ले तो साफ सुथरे होते हैं। झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में गंदगी ज्यादा दिखती है। गंदगी का कारण है कूड़ा रखने की और उठाया जाने की व्यवस्था सही न होना। अगर वो सही हुई तो सारा शहर साफ सुथरा दिखेगा, फिर चाहे कूड़ा कितने भी टन ही क्यों न हो। अच्छा, 1 टन मतलब कितने किलो? 1000 किलो। अरे, आजकल तो छोटे शहर की भी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर होती है। मतलब वहाँ कम से कम 25 टन कूड़ा बनता ही है। तो क्या वो सारा कूड़ा उठाकर ऐसे एक जगह पे ले जाया जाता है? सारा तो नहीं, क्योंकि पहले कूड़ा बीनने वाले लोग उसमें से सूखा कूड़ा बीनकर उसे थोड़ा कम करते हैं। बाद में म्युनिसिपालिटी के कर्मचारी उसे उठाते हैं। मतलब वह गंदगी से लदे लोग? भाई साहब, इतनी घृणा मत जताइए। ये वही लोग हैं जिनके दिन रात काम करने की बदौलत ही तो रास्ते साफ सुथरे दिखते हैं। आप शायद कूड़ा भरकर ट्रक में डालकर ले जाने वाले लोगों को ही जानते हैं, पर कूड़े के इस व्यवहार में लाखों लोग लगे होते हैं। जैसे कि कचरे से सूखा कचरा उठाने वाले, कबाड़ी वाले, डिब्बा बोतल खरीदने वाले, प्लास्टिक या रबड़ की पुरानी चीजें लेकर लहसुन देने वाले,
गीला और सूखा कचरा अलग करने वाले, रिसाइकलिंग के कारखानों तक कूड़ा पहुंचाने वाले, उसका पुनर्निर्माण करने वाले, ये सब लोग इस बड़े उद्योग के श्रमिक हैं। क्या इस कूड़े में इतने लोग काम करते हैं और आपने इसे उद्योग भी कहा? जरा स्पष्ट करके बताएंगी? जिसे हम बेकार मानकर कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, उसे संसाधन बनाकर उसमें से नई चीजें बन सकती हैं। कूड़ा बीनने वाले लोग ऐसी चीजें कूड़े में से निकाल लेते हैं, तो उनके श्रमों की वजह से कूड़े के मैदान की जगह में और यातायात के खर्चे में बचत होती है। यातायात से होने वाले प्रदूषण की मात्रा कम होती है। पुनर्निर्माण करने वाले कारखानों को कच्चा माल मिलता है। पर्यावरण का रक्षण होता है। समुचित जनसंख्या में इन लोगों की मात्रा है 1%। क्या सचमुच इतनी मात्रा में लोग कूड़े के व्यवहार से जुड़े हैं? लेकिन फिर भी ये कूड़े के पहाड़ बढ़ ही रहे हैं। आप ही ने कहा कि इससे हवा, पानी, जमीन खराब भी हो रहे हैं और फिर यहाँ जगह भी तो नहीं है। क्यों ना इस मैदान को शहर से ही बाहर किसी गांव में नहीं बसाते? वहाँ जगह बहुत होती है। डाल के तो देखो, पूरा का पूरा कूड़ा वापस नहीं आया तो। फिर दूर किसी बंजर जगह पे डाला जा सकता है। और उसकी यातायात का खर्चा, वो तो अपनी जेब से ही जाएगा ना। क्या कूड़ा मुक्त शहर मतलब कूड़ा दूर जगह भेजना, ऐसा समझते हैं आप? तो फिर नदी या समंदर में फेंक दे, पानी के नीचे जाएगा और वही पड़ा रहेगा, दिखाई भी नहीं देगा। और क्या नदी पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? वह गुस्सा करेगी और बाढ़ आएगी। क्या ये मंजूर है? वैसे भी समुंदर तो कचरा अपने पेट में रखने से रहा। ज्वार भाटे में उसके किनारे पे तो वो कितना कुछ लाकर फेंक देता है। अरे हाँ, ये भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं। और आप तो बस नजर से हटाने पे तुले हैं जी। जल प्रदूषण का सोचा नहीं? हमारे पूजा पाठ के दौरान भगवान पर से उतारी हुई कई चीजें पानी में फेंकने से भी पानी इतना खराब हुआ है। तो गंदी नाली का पानी, कारखानों से फेंके रसायन और तरह तरह का कूड़ा भी पानी में मिलाने से समस्या ज्यादा जटिल न हो जाएगी? भाई साहब, जल जीवन है। क्या कोई प्रदूषित पानी से जी पाएगा? इतने सारे सवाल, बस सवाल ही सवाल है क्या? नहीं जी, इन मुश्किल सवालों के कुछ आसान जवाब भी है। तो जल्दी से बताइए। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप घर का कूड़ा कचरा कैसे फेंकते हैं? एक थैली में भर लेते हैं, फिर कॉलोनी का सफाई वाला आता है और वह कचरे की थैली ले जाता है। इससे ही तो कॉलोनी साफ सुथरी रहती है। कूड़ा उठाकर जगह साफ सुथरी रखना, ये बात सही है, मगर इसे हम स्वच्छता अभियान का दूसरा पड़ाव मानते हैं। पहले पड़ाव में हमें वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और उसके प्रकार जान लेना जरूरी है। वो भला कैसे? एक तरफ कागज, प्लास्टिक की थैलियाँ, कागज की थैलियाँ जैसी कई चीजें हमारे कूड़े में होती है, जिन्हें हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप अपना कूड़ा अलग अलग रखें। अलग अलग मतलब सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग और घर का जहरीला खतरनाक कचरा अलग। घर में कहाँ से खतरनाक जहरीला कूड़ा होगा? और वैसे भी 3 डिब्बे रखने हैं। हमें कैसे पता चलेगा सूखा कचरा, गीला कचरा और जहरीला कचरा कौन सा है? आसान है भाई। गीला कचरा वही है जो कुदरती चीजों का होता है, जो गल जाती है और जिनसे खाद बन सकता है। रसोई के वक्त जो कूड़ा जमता है, जैसे कि सब्जियों के छोटे छोटे पत्ते और डंठल, फलों के छिलके, गुठलियां और बीज, नाखून, बाल, सूखे पत्ते, फूलों का कचरा, जूठा तथा बचा हुआ खराब खाना, हड्डियां, मांस, मछली के कांटे आदि गीला कचरा हो गया। और सूखे कचरे में वह चीजें होती है
जिनका फिर से इस्तेमाल हो सके, या फिर नई चीजें बनाने के लिए कारखाने में भेजी जाए। यह कचरा प्रायः मनुष्य ने बनाई हुई चीजों का होगा। प्लास्टिक थैलियाँ, बोतल, डिब्बे, कागज, कांच, मेटल, कपड़ों की धज्जियाँ और घर का घातक कचरा मतलब सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स, बची कुची दवाइयाँ, बिजली के बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स, कीटनाशक, रंग, बैटरी सेल्स तथा सफाई के काम में उपयुक्त रसायन, पुराने चार्जर्स, कैसेट, सीडी वगैरह। कूड़े को इस तरह अलग रखने से क्या होगा? इससे सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग से दूसरी प्लास्टिक की चीजें बनती है, धातु से फिर से धातु की दूसरी चीजें, कागज से दूसरा कागज और कांच से नई कांच। ये तो बढ़िया है। ये ना भूले कि पुराने कागज से नया कागज बनाया जाए तो पेड़ों को जीवन दान मिलेगा। 1 टन कागज रिसाइकलिंग के लिए भेजने से लगभग 17 पेड़ कटने से बच जाते हैं। मतलब सब सूखा कचरा अलग रखना चाहिए? जी हाँ, जिससे राष्ट्र की संपत्ति के विनाश पर रोक लगेगी। और इस गीले कचरे का क्या करना है? इससे तो आप अपने घर में, आंगन में या बगीचे में खाद बना सकते हो। घर में? क्या इसकी बदबू नहीं आएगी? नहीं, अगर ठीक से सोच समझ के करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। आप अपने घर के गीले कचरे से घर में ही खाद बना सकते हैं, सिर्फ एक बास्केट की मदद से। क्या सचमुच? स्त्री मुक्ति संगठन की हमारी कूड़ा बीनने वाली बहनों ने ऐसी एक जादुई टोकरी बनाई है जो आपके गीले कचरे से बेहतरीन खाद बना सकती है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने घर में तैयार होने वाला गीला कचरा काटकर, हो सके तो पीसकर इस टोकरी में डालना है और साथ में दिए हुए कांटे से कचरा हिलाना है। कचरे को खाद में बदलने वाली सामग्री टोकरी में दी है। जैसे जैसे खाद बनने लगेगा, उसका काला रंग निखर कर आएगा। 40 से 45 दिनों में मुलायम खाद तैयार होगा। बस इतनी आसान प्रक्रिया है ये? हाँ, पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। कचरा छोटे टुकड़े करके डालिए, रोज ऊपर नीचे हिलाइए और उसमें रोशनी और हवा आने दीजिए। पानी की मात्रा ठीक रहे, ना ज्यादा गीला ना ज्यादा सूखा। पर क्या उस पर मक्खियाँ नहीं जमेगी? चींटी और लार्वा नहीं होगी? ऊपर ढक्कन है ना, टोकरी को अंदर से जाली लगाई है, इसलिए मक्खियाँ और मच्छर से बचती है। और सही तरीके से किया जाए तो चींटी लार्वा भी नहीं होते। पर ये टोकरी भर जाएगी तब? थोड़ा खाद अंदर ही रखकर बाकी सब निकाल लीजिएगा। फिर से उसमें कचरा डालना शुरू कीजिएगा। कचरे की मात्रा से 10% मात्रा में खाद मिलेगा। इस खाद से पेड़ों के लिए उपकारक जीव जंतु बढ़ते हैं, मिट्टी का उपजाऊ सुधरता है। ये तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम वाली बात हुई जी। और इसमें न कोई रसायन न मिलावट, तो बढ़िया होगा ये खाद। और ऊपर से टोकरी ऐसे ही चलती रहेगी सालों साल तक। भली भांति समझ लिया आपने। ये सब ठीक है, लेकिन छोटे घरों में सूखे और घातक कूड़े के 2 कूड़ेदान रखे और ये टोकरी भी रखे, इतनी जगह कहाँ होती है? फिर कुछ लोग मिलकर कॉलोनी में या गली के एक कोने में सांझा टंकी जैसा कूड़ेदान बनवा सकते हैं। अच्छा, कितना बड़ा? समझिए कि 100 परिवारों ने मिलकर करना है तो 50 किलो गीला कचरा जमा हो जाएगा। फिर 5 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 2 फीट ऊंचाई की एक टंकी बनवानी है, सीमेंट की या फाइबर की भी। इसके नीचे की तरफ छेद रहेंगे और थोड़ी ढलान भी।
ऊपर लोहे की जाली लगेगी ताकि चूहे कुत्ते और कौवे मुर्गियों का डर नहीं रहेगा। इस सामायिक कूड़ेदान में खाद बनाने की प्रक्रिया तो वही रहेगी। लेकिन बरसात के दिनों में? पानी से या कड़ी धूप से इसे बचाने के लिए भी इस पर ताड़पत्री लगाकर ढक सकते हैं या शेड लगा सकते हैं। लेकिन कचरा डालना, खाद निकालना, ये सब करेगा कौन? हमारी परिसर भगिनी इसमें आपकी सहायता करेगी। आप चाहो तो आपकी कॉलोनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को वह ये प्रक्रिया सिखा भी देगी। क्या वो कूड़ा अलग भी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपको घर में अलग रखना है। दूसरा क्यों अपने कचरे को उसके हाथों से अलग करे? अलग अलग रखेंगे तो अलग करने की नौबत ही नहीं आएगी। आई बात समझ में? जी जी, आसान है। ये यहाँ, वो वहाँ। अरे भाई, ऐसे नहीं। याद रहे, अगर गीले कचरे में सूखा कूड़ा आ जाए तो खाद की क्वालिटी पर असर होगा, और अगर सूखे कूड़े में गीला कचरा आ जाए तो सूखे कूड़े के दाम कम मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर बस्ती में या घरों के आसपास खाद बनाया जाए तो क्या बदबू नहीं आएगी? मच्छर, कुत्ते, चूहे नहीं बढ़ेंगे? अगर कूड़ेदान पर जाली वाला भारी ढक्कन हो तो कुत्ते और चूहे अंदर नहीं जाएंगे। अगर खाद की प्रक्रिया सही हो तो मच्छर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और फिर ऐसे गीले कचरे से बायोगैस भी बन सकती है। गाय के गोबर से गैस बनती है, ये तो सुना है, लेकिन कचरे से बायोगैस, वो कैसे? निसर्ग ऋण प्रकल्प। इस प्रकल्प में गीले कचरे की फिर से जांच होती है। उसमें सूखा कचरा बिल्कुल मिला ना हो, ऐसी सावधानी बरतना जरूरी है। गीला कचरा छोटे टुकड़े करके उसमें समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इसमें से 10% पानी गर्म होना है ताकि प्रक्रिया तेज हो। पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया है। अब ये पतला हो जाने पर गुरुत्वाकर्षण से पहली पचन टंकी में जाएगा। इस टंकी में हवा छोड़ दी जाती है और पहले से ही मौजूद गोबर में पले जीव जंतु कचरे का विघटन शुरू करते हैं, जिसे प्राणवायु सहित विघटन कहा जाता है। फिर ये मिश्रण बड़ी प्रमुख टंकी में चला जाता है। इस पर लिखा है बिना प्राणवायु प्रक्रिया, मतलब इसमें ना हवा है और न रोशनी। अब यहाँ के जीव जंतु इस मिश्रण का और विघटन करेंगे, जिससे गैस तैयार होगी। गैस उस गुब्बारे में जमेगी। बचा हुआ मिश्रण सुखाकर उसका खाद बनेगा और इस प्रक्रिया में निकला हुआ पानी पुनः इस्तेमाल के लिए मिक्सर तक भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मीथेन वायु को जकड़कर प्रदूषण की मात्रा भी कम की जाती है। इससे पर्यायी ईंधन मिलता है। इस गैस की सहायता से बिजली का निर्माण भी हो सकता है और प्रकृति से लिए हुए क्षार तथा धातु खाद बनाकर प्रकृति को लौटा दिए जाते हैं। लेकिन यह करेगा कौन? क्या यह जिम्मेदारी नागरिकों की है? कचरे का उचित नियोजन करना नगर पालिका का काम है, मगर लोगों से सहायता की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां या व्यापारी संकुल अपने कूड़े का नियोजन खुद कर सकते हैं। नगर नियोजन तहत गीला और सूखा कचरा अलग रखना, सूखे कचरे के लिए अलग से जगह का नियोजन और गीले कचरे से बायोगैस या कंपोस्ट की परियोजनाएं होना जरूरी है। इससे कचरे पर हो रहे यातायात और अन्य खर्चे में बचत होगी। नगर पालिका के पैसे बचेंगे, पर्यायी ईंधन मिलेगा, प्रदूषण घटेगा। इन सब के साथ बड़े बड़े कारखानों और पैकिंग यूनिटों ने भी नियम के अनुसार चलना जरूरी है। नियम के अनुसार चलना अनिवार्य होना चाहिए। हाँ, लेकिन सभी के लिए एक ही शर्त, सूखा, गीला और जहरीला तथा घातक कचरा अलग रखना हर नागरिक का कर्तव्य है।
इससे ही कचरे पर प्रक्रिया हो सकती है। तो यह हुआ कूड़े का विकेंद्रित व्यवस्थापन। क्या इसे विकेंद्रित व्यवस्थापन कहते हैं? हाँ, सब जगहों से कूड़ा समेटकर जैसे तैसे भी एक जगह लाके फेंकना, मतलब केंद्रित व्यवस्थापन। जिससे होने वाले नुकसान तो हम देख ही रहे हैं। और कूड़ा जहाँ तैयार होता है, उसका व्यवस्थापन वहीं पे सही ढंग से करना, मतलब विकेंद्रित व्यवस्थापन। अगर हम घर से ही सूखा, गीला और जहरीला कूड़ा अलग रखने की आदत डालते हैं, तो ये आसान है। इससे कूड़ा मैदान यानी डंपिंग ग्राउंड में और भूभराव में सिर्फ 10% घातक कूड़ा ही जाएगा। भूभराव ये क्या है? जहरीली चीजें गाड़ने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई जगह को भूभराव या साइंटिफिक लैंडफिल साइट कहते हैं। अगर हम शून्य कूड़ा प्रकल्प को गंभीरता से लेते हैं, तो ये करना जरूरी है। क्या कहा आपने? शून्य कूड़ा? क्या इसका मतलब ये हुआ कि कूड़ा ही नहीं? ये तो बढ़िया है, पर कैसे संभव है? नहीं जी, शून्य कूड़ा मतलब कूड़ा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कूड़े की यातायात और हैंडलिंग ना के बराबर करना। जहाँ कूड़े का जन्म, वही उस पर प्रक्रिया करने से ये बिल्कुल संभव है। उसके लिए दिमाग और हाथ को अनुशासन की सीख दे। कचरा अलग रखे। गीले कचरे के डिब्बे में नीचे प्लास्टिक नहीं, बल्कि कागज बिछाए। सैनिटरी नैपकिन्स तथा डायपर साफ करे, फिर उन्हें कागज में लपेटे। बाहर से कोई निशान लगाए, जिससे अंदर क्या है ये समझ में आए। 40 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक थैलियाँ इस्तेमाल करने से इनकार करें। बाजार में जाते समय कपड़े की थैली अपने साथ रखें और कूड़े को न जलाएं। लेकिन कई बार अलग रखा हुआ कचरा उठाते समय अलग नहीं उठाते लोग। अगर वहाँ मिलाया ही जाए, तो घर में अलग रखने का तो कोई फायदा ही नहीं। अलग रखा हुआ कूड़ा अलग उठाना और प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराना, ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो जनता साथ मिलकर कमेटी बनाकर प्रशासन पर दबाव डाल सकती है। और जो बात मेरे घर के या कॉलोनी के लिए है, वही आम जगह के लिए भी लागू है। क्या वो जिम्मेदारी भी मेरी है? क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई, वहाँ कचरा भी तो हम ही करते हैं ना। चाहे स्कूल हो या कचहरी, होटल हो या मंडी, यहाँ भी तो गीला, सूखा और जहरीला कचरा बनता है, तो उसे अलग रखना भी जरूरी है। सूखा कचरा सफाई वालों को देकर गीले कचरे पर प्रक्रिया करनी है। एक बात से मैं सहमत हूँ कि भारी मात्रा में बचा हुआ खाना कई बार फेंका जाता है, होटल हो या घर, शादी ब्याह में। हाँ, उसे हम यहाँ वहाँ फेंकते हैं, तो गंदगी बढ़ती है, अलावा चूहे और कुत्तों की संख्या भी। तो इससे गैस या खाद बनना ही उचित होगा। हाँ, पर कचरा अलग रखना और अलग ही उठाना यह अनिवार्य है। वैसे भी अस्पतालों से आने वाला कचरा, जैसे कि इंजेक्शन की सुइयां, बोतलें, खून से भरी रुई, मानवीय अंग आदि पर प्रक्रिया करके उन्हें निर्जंतुक करने के बाद ही बाकी कचरे में समेटना चाहिए। उन्हें निर्जंतुक कैसे किया जाता है? उसे माइक्रोवेव या ऑटोक्लेव करना कहते हैं। फिर आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट? ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे कि वायर्स, रिकॉर्ड्स, फ्लॉपीज, वीसीडीज, सेल्स, चार्जर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल वगैरह। ये सब चीजें पुरानी हो जाने पर या टूटने पर इन पर भी वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रक्रिया करना जरूरी होता है। अच्छा, ये कौन करता है? ई वेस्ट पर प्रक्रिया करने के लाइसेंस दिए जाते हैं। ये कचरा
उन्हीं लाइसेंस प्राप्त लोगों के हाथ में पहुंचना चाहिए। अब मलबे की बारी, उसे भी अलग उठाना होगा, क्योंकि उससे भवन निर्माण के काम की चीजें बनाई जा सकती है। बहुत खूब। अगर यह मुमकिन है तो ऐसा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंका जाएगा। अब बचा सिर्फ एक आखिरी प्रकार, शहर और गांवों के रास्ते और नालों में इकट्ठा होने वाला कचरा। ये भी वैज्ञानिक तरीकों से काटने के लिए उचित जगह पहुंचना चाहिए। मैं तब से सोच रहा हूँ, ये कचरा अलग अलग रखो की रट लगाई है। अगर इसे जलाया गया तो वो वैसे ही शून्य में बदल न जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शून्य कचरा का मतलब कचरा जलाना नहीं है, और प्लास्टिक तथा रबड़ जलने पर डाइऑक्सिन जैसे जहरीले वायु निकलते हैं, जो मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए हानिकारक साबित होते हैं। अलावा कारखानों को मिलने वाला कच्चा माल तो जलकर राख ही हो जाएगा। सूखे के साथ अगर गीला कचरा जल भी जाए तो मतलब ये हुआ कि प्रकृति से लिए गए खनिज और उपयुक्त मूल द्रव्य उसे वापस करने के बजाय हमने नष्ट किए। हाँ, ये तो पते की बात है। तो अब समझे कि कचरा जलाने से नुकसान ज्यादा और फायदे कम है। हाँ, बिल्कुल। और शून्य कचरे का सही मायनों में क्या अर्थ है, यह भी समझ लिया। शून्य कचरा मतलब हर चीज इस्तेमाल करते वक्त तथा फेंकते वक्त दोबारा सोचना, कम से कम कचरा तैयार करना, चीजों को बार बार इस्तेमाल में लाना और इस्तेमाल की हुई चीजें भी पुनः प्रक्रिया के लिए भेजना। याद रहे, कचरा संसाधन है, मानो गलत जगह पड़ी संपत्ति है। उसे उठाए, प्रक्रिया करे और प्रकृति को वापस दे। इस धरती का आस्था से ख्याल रखे। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण से भरा शहर सौंप दे।